नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्रिवा क्लासेस में। मैं आकाश। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पीसीएस 2021 का जो 24 अक्टूबर यानी मतलब कल जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। जिसका मैंने पेपर वन का पूरा सॉल्यूशन करा दिया था, तो इसको भी मेरे चैनल पर ये पूरा वीडियो पड़ा है जिसका पूरा सॉल्यूशन आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दे दूँगा। इसी के साथ में पेपर 2 जो सीसेट का पोर्सन है उसका कुछ पोर्सन कवर करा दिया था, लेकिन इस पेपर में आपको पूरा पोर्शन मिलेगा। दोबारा से मैं इसी को पूरा आंसर सहित इसकी पूरी डिटेल सहित इसको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो आएगी नहीं तो इसके आपको पता चल जाएगा उसके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिजीविसा का अर्थ है, इसमें बताना कि जिजीविसा का क्या अर्थ है। तो इसमें इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं, जीने की इच्छा, जीतने की इच्छा, परोपकार की इच्छा, प्रबल की इच्छा। अब देखो आपको बताते हैं कि परोपकार की इच्छा और प्रबल की इच्छा ये तो बहुत ही दूर दूर तक जा रहे हैं, तो ये दोनों नहीं हो सकते हैं, ये दोनों नहीं हो सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि सी और डी ये दोनों कैंसिल हैं, ये दोनों तो बिल्कुल हो नहीं सकते हैं। इसके बाद में बचा क्या है, ए बचा है और बी बचा है। इन दो में कन्फ्यूजन करना है आप, मतलब इन दो में कंक्लूजन करना है कि कहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके लिए जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन ए, जीने की इच्छा। जिजीविसा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए प्रेरणार्थक, ऑप्शन बी द्विकर्मक, ऑप्शन सी संयुक्त, ऑप्शन डी पूर्वकालिक। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पूर्वकालिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पूर्वकालिक। इसका राइट आंसर है पूर्वकालिक। ये जिस सब्सक्राइबर ने मेरे ये पेपर भेजा है उसने द्विकर्मक लगाया है शायद, और क्रॉस भी किया है, तो उसका गलत भी हो सकता है, पता नहीं उसने क्या किया है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी पूर्वकालिक। पूर्वकालिक इज़ द राइट आंसर। डी वन इज़ द राइट आंसर। नहाकर, जो नहाकर शब्द है वो पूर्वकालिक क्रिया है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हो सकता है वह आया हो, वाक्य है अनिश्चित वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसके लिए आपको सबसे पहले देखते हैं कि अनिश्चित वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान। और क्या पूछा गया, हो सकता है, मतलब ये कंडीशन दे दी कि हो सकता है वह आया हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संभावना दी गई है कि हो सकता है, कंडीशन दी गई कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक तरीके से संभावना दी गई है। तो संभावना के लिए क्या होगा, संभाव्य वर्तमान, ऑप्शन सी वन इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी संभाव्य वर्तमान। तो सी इसका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। नक्षत्र नखत। अब ये नक्षत्र और नखत ये तो शुद्ध युग्म है नहीं, ये नखत कोई भी तद्भव या तत्सम में वर्क नहीं कर रहा है। इसके बाद में ऑप्शन बी दिया गया है पकवात्र या पकवान। पकवात्र या पकवान ये नहीं होता, ये तत्सम और तद्भव ये भी नहीं है। इसके बाद में ऑप्शन दिया गया गद्य और गीध, ये भी गलत है। तो ये जब तीनों गलत हो गए हैं तो इसका लिए सही कौन सा हो गया, अपस्याय और ओस। ये तत्सम और तद्भव का शब्द शुद्ध युग्म है, अपस्याय और ओस। तो इसका फोर्थ का बनेगा डी वन इज़ द करेक्ट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी। इसके बाद में ये प्रश्न संख्या 5 से 9 तक ये गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर आपको आंसर करने हैं, टिक करने हैं 5 से 9 तक की प्रश्न। जो 5 से 9 में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आंसर टिक करने हैं। इसके बाद में ये आप पढ़ सकते हैं। प्रकृति ने मानव जीवन को बहुत सरल बनाया है, किंतु आज का मानव अपने जीवन काल में ही पूरी दुनिया के सुख समृद्धि बटोर लेने के प्रयास में उसको जटिल बनाता जा रहा है। इस जटिलता के कारण संसार में धनी निर्धन। इसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कौन सा होगा, और आपके पास पेपर है तो आप उसमें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आत्म संयम का तात्पर्य है। आत्म संयम का क्या तात्पर्य है, ये पूछा गया कि आत्म संयम का क्या तात्पर्य है। तो इसके लिए जो ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है
अपनी आत्मा पर नियंत्रण, अपनी आत्मा पर नियंत्रण। ऑप्शन बी दिया गया अपनी भावनाओं का नियमन, और ऑप्शन सी दिया गया अपन मन का वशीकरण, अपने मन का वशीकरण। इसके बाद में ऑप्शन डी दिया गया इंद्रियों के विषय के प्रति आकर्षण एवं संयमन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, D1 इज द राइट आंसर, इंद्रियों के विषय के प्रति आकर्षण और संयमन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। सत्याच्युत का सही वर्तनी विश्लेषण क्या है? तो देखते हैं, सबसे पहले सा आएगा, दोनों में सा है, पहले में भी और दूसरे में भी। फिर इसके बाद में आ आएगा, इसमें भी आ है, एक में भी है, दूसरे में भी है। इसके बाद में ता आएगा, क्योंकि आधा ता आएगा, फिर इसके बाद में फिर ता आएगा। ये दो ता बने हैं, तो इसके लिए एक आधा ता, फिर आधा ता, और ये आठ डंडा आ गया। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी यहाँ पर बन रहा है। क्योंकि सबसे पहले किसी चीज़ को लिखते हैं, अगर सा को लिखना है तो क्या लिखेंगे, सा प्लस आ, ये लिखना है ना। तो सा का क्या होता है, पूर्ण रूप ये होता है। इसके बाद में अगर यही चीज़ लिखी हो डबल में, जैसे डबल में लिखी है ता, ये लिखा है, तो क्या लिखेंगे, आधा ता बनाएंगे, हलंत लगाएंगे ता पर। इसके बाद में प्लस फिर ता बनाएंगे, फिर हलंत लगाएंगे, प्लस बड़ा आ बनाएंगे क्योंकि डंडा लगा है। तो ये होगा। और जो ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन ए में उसका मान नहीं दिया गया। ऑप्शन ए में डबल ये जो है ता नहीं दिया गया था, सीधे सीधे एक ता बना दिया और एक बात बड़ा ता बना दिया। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ का पूर्ण रूप होता है वर्तनी में लिखने के लिए। जैसे ता बनाना है तो ता हलंत लगाएंगे और आ बनाएंगे, ये होगा। तो इसके लिए जो आंसर होगा, आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 6 का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी 1 इज़ द राइट आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। आज का मानव जीवन को अधिक जटिल कैसे बना रहा है? सुख शांति की प्राप्ति के प्रयास में, अपना यश फैलाने के प्रयत्न में, संसार की सुख समृद्धि को बटोरने के प्रयत्न में, असीमता लालसाओं को पूरा करने की चाह में। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 होगा, इसके लिए राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी। सी जो है वो राइट आंसर है, संसार की सुख समृद्धि को बटोरने के प्रयत्न में। जो आज का मानव चला जा रहा है वो अपने जीवन को अधिक जटिल बना रहा है। वो किस लिए बना रहा है कि संसार में जितनी भी सुख समृद्धि है उसको बटोरना चाहता है, उसको अपने अंडर करना चाहता है कि सारी सुख और समृद्धि केवल मुझे ही मिले। आज का मानव कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता है, तुम हो सकते, कोई भी हो सकता है। वो यही सोचेगा कि जितनी भी सुख और समृद्धि है वो केवल मुझे ही मिले। तो ऐसा होता है। तो इन्हीं सबको बटोरने के चक्कर में वो अपने जीवन को अधिक जटिल बना रहा है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, गद्यांश के अनुसार भौतिक पदार्थ। अब इसमें पूछा गया गद्यांश आपको पढ़ना है, ये गद्यांश दिया गया ये पढ़ना है। इसमें पूछा गद्यांश के आधार पर भौतिक पदार्थ क्या है? सुख दे सकते हैं, भौतिक पदार्थ सुख दे सकते हैं और आनंद दे सकते हैं, केवल आनंद दे सकते हैं, ना सुख दे सकते और ना आनंद दे सकते हैं। और डी ऑप्शन दिया सुख दे सकते हैं किंतु आनंद नहीं दे सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। जो भौतिक पदार्थ होते हैं वो केवल सुख दे सकते हैं किंतु आनंद नहीं दे सकते हैं। आपको सुख तो मिल जाएगा लेकिन पूर्ण रूप से आनंद, यानी मतलब पूर्ण रूप से जो दिल से खुशी होगी वो नहीं मिलेगी, आपको फीलिंग्स नहीं आएगी उन खुशियों की। तो ये होता है कि सुख दे सकते हैं किंतु आनंद नहीं दे सकते हैं। अगर आप रुपए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आप रुपए कमाने के चक्कर में अपने माता पिता से दूर रहे हैं तो क्या होता है कि आपको सुख तो मिल जाएगा लेकिन जो माता पिता से प्यार और उनके द्वारा जो भी प्यार किया जाता है वो आनंद नहीं मिलेगा, उस आनंद की अनुभूति नहीं होगी आपको। तो ये एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण होता है। इसका ऑप्शन दिया गया मानवीय करुणा का कारण, ऑप्शन बी दिया गया मानवीय सुखों का मूल कारण, ऑप्शन सी दिया गया अमानवीय कृत्यों का कारण, ऑप्शन डी दिया गया मानवीय दुखों का मूल कारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भी ऑप्शन डी होगा, मानवीय दुखों का मूल कारण। मानवीय दुखों का मूल कारण, जितने भी भौतिक पदार्थ हैं इंद्रियों का प्रबल आकर्षण होता है मानवीय दुखों का मूल कारण। भौतिक पदार्थों को पाने के चक्कर में ही जितने भी मानव है वो मानव के जितने भी दुख होते हैं उसका मूल कारण यही होता है कि हम किसी न किसी सुख को लेने के लिए हम कोई ना कोई अलग प्रयत्न करते रहते हैं, सुख और समृद्धि को बटोरने के लिए अलग अलग प्रयत्न करते रहते हैं। तो इसका जो मूल कारण होता है दुख का, अब जितने हम ज़्यादा सुख होंगे तो उतना ही ज़्यादा दुखी भी होना पड़ेगा। तो ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि सुख के साथ दुख भी आता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ है।
ऑप्शन ए दिया गया अवसर खो देना, ऑप्शन बी दिया गया अवसर का लाभ उठाना, ऑप्शन सी दिया गया है अवसर की परवाह करना, ऑप्शन डी दिया गया है अवसर को पहचानना। अब देखते हैं इसमें अवसर खो देना। अगर आप जैसे मान लो गंगा बह रही है, आपको मान लो प्यास लगी है, तो आप क्या इसमें पानी नहीं पियेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता नहीं पियेंगे, तो अवसर आप खोएंगे नहीं। अगर आपको प्यास लगी है और पानी सामने दिख रहा है तो आप क्या करेंगे? पानी पियेंगे, उसमें जाकर उसका लाभ उठाएंगे। तो मतलब बहती गंगा में हाथ धोना। तो इसका सीधा सीधा आंसर हुआ है अवसर का लाभ उठाना। अवसर का लाभ उठाना इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अवसर का लाभ उठाना। ऑप्शन बी वन इज द राइट आंसर। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अज का अर्थ नहीं है। अब इसमें पूछा गया जो अज है इसका अर्थ नहीं है, जिसका जन्म ना हो, दशरथ के पिता, या फिर मोती, या फिर ब्रह्मा विष्णु शिव, इनमें से एक है वो अर्थ नहीं है अज का। बाकी 3 अर्थ हैं। अब देखते हैं जिसका जन्म ना हुआ हो, ये अज के अर्थ में आता है। अजर अज के अर्थ में आता है। इसके बाद में ऑप्शन बी क्या है? दशरथ के पिता। दशरथ के पिता को भी अज के नाम से जाना जाता है, अज कह सकते हैं। इसके बाद में ब्रह्मा विष्णु शिव, इनको भी अज कह सकते हैं, अज के नाम से जाने जाते हैं। इनका भी अज का अर्थ निकलता है। लेकिन केवल एक बच रहा है, ऑप्शन सी मोती। मोती है जो वो अज का अर्थ नहीं रखता है, अज का अर्थ नहीं आता है उसमें। तो जो 11वें का होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सही युग्म, निम्नलिखित में से आपको सही युग्म चुनना है। गलीचा पुर्तगाली, आमदनी फारसी, ऑप्शन सी दिया अंग्रेज फ्रेंच, ऑप्शन डी दिया पादरी तुर्की। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा 12वें का वो होगा आमदनी फारसी। ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी वन इज द राइट आंसर। ओके क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द के एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? अनुकरण, निहत्ता, व्याकरण, आगमन, ये इनमें से कौन सा है जो एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? जिनमें अनुकरण में अनु, निहत्ता में नी, आगमन में आ। तो व्याकरण का इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें अनु, नी, आ ये यूज हुए, एकाधिक यूज नहीं हुए, एकाधिक उपसर्ग यूज नहीं, उसमें एकाधिक एक से अधिक उपसर्ग यूज हुए। व्याकरण, तो ये व्याकरण, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, व्याकरण। सी वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है? अब देखो इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बघेली बोली में लिखी गई, कुछ लोग बोल रहे हैं ब्रज बोली में लिखी गई है, कुछ का तो कहना क्या है कि खड़ी बोली का तो कोई नहीं कह रहा है। लेकिन जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा अवधि बोली। 20 का जो 14 का बनेगा बी ऑप्शन बनेगा। अवधि बोली में लिखी गई है कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से है। जो कृष्ण महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई? अवधि बोली में लिखी गई है। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख बोली है अवधि, इसमें कृष्णायन की रचना की गई है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आजीवन में समास है। इसका राइट आंसर आपको बताना कि आजीवन में कौन सा समास है। ऑप्शन ए दिया गया है तत्पुरुष, ऑप्शन बी दिया गया अव्ययी भाव, ऑप्शन सी दिया गया द्वंद्व समास, ऑप्शन डी दिया गया है कर्मधारय समास। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा अव्ययी भाव। ऑप्शन बी अव्ययी भाव इसका राइट आंसर होगा। बी वन इज द राइट आंसर। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक शुद्ध वाक्य है। रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ। राजा हरिश्चंद्र ने सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। पद के चौथे भाग को चरण कहते हैं। और रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। तो इसके लिए जो राइट आंसर बनेगा 16 का बनेगा बी इसका राइट आंसर बनेगा। राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ, मतलब राजा हरिश्चंद्र के समान कोई भी सत्यवादी नहीं हुआ है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन है उत्कर्ष का विलोम है। निष्कर्ष, उपकर्ष, अपकर्ष या उत्सर्ग। देखो उत्कर्ष का अगर कोई भी चीज़ पूछे जाए तो उत्कर्ष का निष्कर्ष हो नहीं सकता। इसके बाद में उपकर्ष भी नहीं हो सकता, और उत्सर्ग भी नहीं हो सकता। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा अपकर्ष इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। सारणी 1 से सारणी 2
का सही मिलान कीजिए, कूट से सही विकल्प चयन कीजिए। तो देखते हैं इसका सही विकल्प क्या चयन होगा। तो आप इसको देख सकते हैं, अल्प विराम जिसे कॉमा भी बोलते हैं, वो कहाँ पर जाएगा, 3 नंबर पर जाएगा। इसके बाद में कोष्टक, कोष्टक क्या होते हैं, ये होते हैं कोष्टक, ये इस पे जाएगा। इसके बाद में योजक, योजक चिन्ह कौन सा होता है, योजक होता है ये असंक्षेप सूचक। जैसे कोई भी नाम लिखते हैं, लिखना हो मिस्टर, तो मिस्टर में क्या ऐसे कर देते हैं, या फिर लिखना हो डॉक्टर, डॉक्टर में क्या ऐसे करते हैं। ये कैसा है, संक्षेप सूचक है, मतलब ये ऐसा ऐसी सूचना करता है कि ये नाम लिखा है, कोई बड़ा नाम है लेकिन संक्षेप में लिखा है, छोटे रूप में लिखा है, तो संक्षेप सूचक ही है। तो इसके हिसाब से कौन सा राइट आंसर बनेगा, तो जो 18 नंबर का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। 18 का ऑप्शन डी बनेगा राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन डी बनेगा, क्योंकि 3 4 2 1 3 4 2 1 इसका राइट आंसर बनेगा। दोबारा से देख लेते हैं, अल्प विराम कहाँ जाएगा, 3 में जाएगा, तो कोष्टक बी का जाएगा 4 में। देखते हैं, तो 3 4 2 1 इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कवयित्री। ये बिल्कुल गलत है कवित्री, क्योंकि ऐसे लिखा जाता है कवयित्री, कवित्री इस तरीके से लिखा जाता है, इसमें भी। इसके बाद में चिन्ह, ये थोड़ा सा गलत है, चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद में ईर्ष्या, ये भी गलत है, इसमें ये बनेगा लास्ट में ईर्ष्या। तो इसके लिए जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी घनिष्ठ। घनिष्ठ इसका मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये शुद्ध वर्तनी में लिखा है, बाकी ये शुद्ध वर्तनी में नहीं लिखे हैं। ईर्षा, चिन्ह, कवित्री ये शुद्ध वर्तनी में नहीं लिखे हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वार्थ में निम्नलिखित में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी यड़ संधि, और ऑप्शन डी दिया गया है गुण संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि। तो इसमें बताना है, तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए दीर्घ संधि। दीर्घ संधि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये बिल्कुल सही है। काफ़ी लोगों का कहना है कि यड़ संधि, तो आपको बता दें कि स्वार्थ में यड़ संधि नहीं है, दीर्घ संधि है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग करना चाहिए। तो गमन शब्द का विपरीत बनाना है, अपोजिट करना है, तो कौन सा शब्द, अनुगमन होगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद में उपगमन, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। परिगमन, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी बच रहा आगमन, तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या है, बी ऑप्शन है इसका सही आंसर, आगमन, आ हो जाएगा, आ उपसर्ग हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची शब्द है किंकर, विबुध, विपुल, लोकेश। तो इसको आपको बताना है कि इसमें से कौन सा देवता का पर्यायवाची शब्द है। किंकर को देख लेते, ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, विपुल भी इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, और लोकेश भी इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। बचा कौन सा, विबुध। तो ये विबुध पर्यायवाची शब्द है देवता का। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम इनमें से किस वर्ड के बाद में आता है। तो इसके लिए जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, का वर्ड के बाद छा का क्रम आता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। अब यहाँ से इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो इंग्लिश का पोर्शन करेंगे। इंग्लिश के पोर्शन बहुत ही सिंपल ईजी सा पेपर आया था, जैसा कि पहले वीडियो में मैं करवा चुका हूँ, तो इसका बहुत ही इजी पेपर आया था। तो इसमें बताया था नो सूनर डिड सी अराइव डॉट डॉट दे स्टार्टेड लाफिंग। तो मैंने बताया था कि ये कंपैरेटिव डिग्री में सूनर, तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में क्या किया जाता है कि देन का यूज किया जाता है, THAN इसका यूज किया जाता है, ना कि देन का। इसका यूज नहीं किया जाता है, ये देन का यूज बिल्कुल नहीं किया जाता है, इसका किया जाता है THAN। स्पेलिंग जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शन सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, THAN, देन का यूज किया जाएगा। नो सूनर डिड सी अराइव देन दे स्टार्टेड लाफिंग। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, लॉक अप दैट हाउस। तो जैसा कि पता है कि लॉक अप दैट हाउस ये इम्परेटिव का है, तो इसमें क्या होगा, लेट से ही स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो 25 का बनेगा, 25 के लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लेट दैट हाउस बी लॉक्ड अप, लेट दैट हाउस बी लॉक्ड अप, ये इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। चूज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फ्रेज।
पुट अप विद, इसका ऑप्शन दिया गया टॉलरेट, ऑप्शन बी दिया गया पुट ऑन द हाई प्लेस, ऑप्शन सी दिया गया पुट क्लोज ऑन, ऑप्शन डी दिया गया कीप सेफ। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा 26 का बनेगा ऑप्शन ए टॉलरेट। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ दीज वर्ड्स इज रॉन्गली स्पेल्ड। तो एम्बिशन ये बिल्कुल सही स्पेल किया गया है। इसके बाद में इंस्टीट्यूशन ये भी सही स्पेल किया गया है, और ऑप्शन सी दिया गया कलेक्शन ये भी सही स्पेल किया गया है। इसके बाद में ऑप्शन डी ये बच रहा है, तो ये सही स्पेल नहीं किया गया। इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है कि ये ट्रांसमिशन, ट्रांसमी तक तो सही है, जो सन दिया गया है ट्रांसमिशन, तो मिशन की आप देख लीजिए MISSION ये होती है। इसमें क्या दी गई है MITION, तो कहाँ से गलत है, TION हटेगा और SSION लगेगा। तो ये वाला जो होगा राइट आंसर होगा इसके लिए, क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन सा जो है वर्ड वो रॉन्ग स्पेल किया गया है, गलत तरीके से स्पेल किया गया है। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ट्रांसमिशन, ये रॉन्ग स्पेल किया गया है। इसके बाद में देख लेते हैं, ये पैसेज दिया गया है, पैसेज को देखकर आंसर देने हैं, तो पैसेज आप पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28, बुक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द पर्सन ओनली हु बाइज देम, द कमिंग जनरेशन, द बायर एंड हिज नेक्स्ट जनरेशन, ऑल सिटीजन्स। इसमें बताना है कि बुक्स जो हैं वो किसके लिए महत्वपूर्ण हैं, किसके लिए इंपॉर्टेंस हैं। द पर्सन ओनली हु बाइज देम, वो वैसे व्यक्ति जो केवल उसको खरीदते हैं। द कमिंग जनरेशन, जो अब हमारी जनरेशन जो पीढ़ियाँ आने वाली हैं उनके लिए, या फिर द बायर एंड हिज नेक्स्ट जनरेशन, या फिर जो खरीदते हैं और उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए, या सभी सिटीजन्स के लिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा 28 का वो होगा सी, द बायर एंड हिज नेक्स्ट जनरेशन। किसके लिए, जो मान लो आपने कोई बुक खरीदी है तो उसका यूज आप करेंगे, और आपके आने वाली पीढ़ी, आपके भाई, छोटे भाई बहन, या फिर चाचा के लड़के, या फिर आपके कोई भी सगे संबंधी उसका यूज करेंगे, आपकी जनरेशन उसका यूज करेगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 की ओर करते हैं। 29 है व्हाट डिलाइट डज ए गुड बुक प्रोवाइड, इट टेल्स अबाउट द कैरेक्टर ऑफ इट्स ऑनर, इट हेल्प्स द ऑनर अर्न ए लॉट ऑफ मनी, इट ओपन्स द विंडो टू द यूनिवर्स, इट इज़ अ ग्रेट ट्रीजर ऑफ वेल्थ। तो जो 29 का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, इट ओपन्स द विंडो टू द यूनिवर्स। वाट डिलाइट डज ए गुड बुक प्रोवाइड, तो ये जो अच्छी बुक है वो क्या प्रोवाइड करती है कि ये एक तरीके से पूरे संसार की, जितने भी संसार की पूरी खिड़की आपके लिए संसार में हर द्वार खोल देती है, हर द्वार खोल देती है संसार के ज्ञान को पाने के लिए हर द्वार खोल देती है कि संसार में किस प्रकार के व्यक्ति रहते हैं और क्या क्या संसार में पाया जाता है, क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेस हैं, सारे ज्ञान मतलब आपके लिए सारे दरवाजे खोल देती है। तो क्या होगा, इट ओपन्स द विंडो टू द यूनिवर्स, ये आपके लिए यूनिवर्स का, ब्रह्मांड की खिड़की खोल देती है। विंडो का मतलब खिड़की या फिर द्वार भी कह सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 है हाउ कैन वी कमांड द बेस्ट ऑफ, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग इसका स्कैन नहीं हो पाया है शायद, तो इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं, इसको आगे पढ़ते हैं। हाउ कैन वी कमांड द बेस्ट ऑफ लिटरेचर बाय स्टेबलाइजिंग ए ह्यूज library in our city by purchasing a balloon pricing $2 only, by purchasing all the good books of the world, by downloading the PDF of the books of the world। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, by purchasing a balloon pricing $2 only। तो इसके लिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द कंपाउंड वर्ड मास्टर स्प्री द पैसेज मीन्स, तो जो कंपाउंड वर्ड दिया गया मास्टर स्प्री, इसका जो पैसेज में क्या मतलब है ये बताना है। तो 31 का जो होगा राइट आंसर वो होगा द कंट्रोलिंग स्पिरिट, द कंट्रोलिंग स्पिरिट इसका राइट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि द स्पिरिचुअल इफेक्ट ऑफ ए मास्टर ये लगाया, तो ये गलत हो गया इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी द कंट्रोलिंग स्पिरिट। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच गिवन सेंटेंस, द डॉक्टर सेड टू मी टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे। तो इसमें आपको बताना है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि द डॉक्टर सेड, अगर मान लो डॉक्टर कोई बात आपसे कह रहा है तो वो कहेगा एडवाइस के तौर पर कहेगा, एडवाइस देगा आपको कि ये काम करना चाहिए आपको। अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो वो आपको एडवाइस देगा। तो कोई भी पेशेंट है उसके पास जाएगा तो वो डॉक्टर उसको क्या करेगा, एडवाइस देगा।
एडवाइस देगा और प्रिस्क्रिप्शन देगा। तो इसमें क्या होगा, एडवाइस का यूज किया जाएगा। टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, तो डॉक्टर कह रहा है कि इस मेडिसिन को, इस दवा को आपको दिन में 2 बार लेना है, तो मतलब वो एडवाइस दे रहा है। तो इसका देखते हैं, इसमें लिखा है टोल्ड मी, तो ये यहाँ से पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन सेड टू मी, यहाँ से तो ये बिल्कुल गलत हो गया। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है द डॉक्टर आस्क्ड मी, ये भी गलत होगा, क्योंकि ये डॉक्टर पूछ नहीं रहा है, क्वेश्चन नहीं कर रहा है, डॉक्टर क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है। तो डॉक्टर एडवाइस मी, तो ये ऑप्शन D1 इज़ द राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, D1 इज़ द राइट आंसर। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, फीडबैक इज यूज टू इफेक्टिवली मैनेज बिहेवियर एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या फिर ग्रुप कम्युनिकेशन। तो ये बताना है। जो 33 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसको हिंदी में भी देख सकते हैं, प्रतिपुष्टि जानकारी देना प्रभावी रूप से व्यवहार के प्रबंधन एवं कार्य कुशलता को बढ़ाने में प्रयुक्त है। यह एक प्रकार का है अनौपचारिक संप्रेषण का, अनौपचारिक संप्रेषण का है उदाहरण। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में ही देखते हैं। इसके बाद में हिंदी आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा, इंग्लिश में दिया गया उसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद में देखते हैं हिंदी में, 2 समांतर टीमों के बीच एक फुटबॉल मैच देखने के बाद एक व्यक्ति जोर देकर कहता है कि वह पहले से जानता था कि विशेष टीम, विजेता टीम मतलब जीतने वाली थी। यह एक उदाहरण है समूह सोच का, अवचेतन समस्या समाधान का, त्रुटिपूर्ण मतैक्य प्रभाव का या फिर पश्च दृष्टि अविनीति का। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, पश्च दृष्टि अविनीति का। मतलब वो क्या कर रहा है, इसमें इंग्लिश देखते हैं, हिंद साइट्स बियास, हिंद साइट्स बियास मतलब उसे पहले से ही अनुभव होना किसी चीज़ का, पहले से ही अनुभव होना उसे बोलते हैं हिंद साइट बियास, पहले से ही किसी चीज़ की अनुभूति कर लेना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक व्यक्ति ने क्या किया, एक दूसरे व्यक्ति की ओर संकेत, एक महिला की ओर संकेत, एक दूसरे आदमी को और संकेत करके कहा एक महिला से कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। वह महिला इस व्यक्ति की किस प्रकार से संबंधित है। तो इसके लिए जो ऑप्शन दिए गए बहन, पत्नी, माता, पुत्री। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा 35 का वो होगा सी, माता। इसका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, माता, मदर उसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, तो क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है, वह संप्रेषण जो किसी संगठन के में समय बचाता है और समन्वय को सहज बनाता है कहलाता है तटस्थ संप्रेषण, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण या पार्श्विक संप्रेषण या फिर अधोगामी संप्रेषण। जो 36 का होगा वो होगा ऑप्शन सी, पार्श्विक संप्रेषण। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, तो क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है, यदि बीते कल का पहला का दिन शनिवार था तो आने वाला दिन कल के बाद कौन सा दिन होगा। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए दिया गया शुक्रवार, ऑप्शन बी दिया गया गुरुवार, ऑप्शन सी दिया गया बुधवार, ऑप्शन डी दिया गया मंगलवार। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बुधवार। इसका राइट आंसर होगा वेडनेसडे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्णय लेने के संदर्भ में व्यक्तिगत संभाव्यताओं को आमतौर पर कहा जाता है सामाजिक संभाव्यता, समायोज्य संभाव्यता, आत्मनिष्ठ संभाव्यता, अप्रत्यारात्मक संभाव्यता। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा 38 का हमारे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अप्रकार्यात्मक संभाव्यता। ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, तो क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है, जब किसी बहुपद px को x-1 और x-2 विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 एवं 7 बचता है। क्या शेषफल बचेगा जब px को x-1 और x-2 से विभाजित किया जाए। तो x-1 और x-2 से विभाजित किया जाए तो क्या शेषफल बचेगा। तो इसके बाद में इसका जो राइट आंसर होगा 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2x+3। ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन D1 इज़ द राइट आंसर। इसका सॉल्यूशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि अभी मुझे केवल आंसर की बतानी, तो आंसर की आप जल्दी से जल्दी देख लीजिए। इसके बाद में आप आंसर की अपनी मिला लीजिए और फिर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी
आंसर की का पता चल पाए। और ये सबसे पहले आंसर की आपको पूर्ण रूप से आंसर की मिलेगी, जिसमें पूरे 100 क्वेश्चन सीसेट के 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सचेतन श्रवण में बाधा नहीं है? पूर्व निर्णय, द्विक दृष्टिकोण, संदेश अतिवार, संदेश जटिलता। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है उसका ऑप्शन होगा द्विक दृष्टिकोण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, द्विक दृष्टिकोण, ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 60 व्यक्तियों के सर्वेक्षण में पाया गया 25 व्यक्ति समाचार पत्र एच पढ़ते हैं, 26 समाचार पत्र टी पढ़ते हैं तथा 26 समाचार पत्र वन पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं, 9 दोनों एच और आई पढ़ते हैं, 11 दोनों एच और टी पढ़ते हैं, 8 दोनों टी और आई पढ़ते हैं तथा सभी तीनों पढ़ते हैं। 3 है जो वो सभी पढ़ते हैं। अखबार जितने भी अखबार दिए गए हैं एच आई टी जो भी दिए गए हैं वो 3 व्यक्ति ऐसे हैं वो सभी अखबार पढ़ते हैं। व्यक्तियों की संख्या जो केवल एक समाचार पत्र पढ़ते हैं, ऐसे व्यक्तियों की संख्या बतानी है जो केवल एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन दिए गए हैं 21 ए ऑप्शन, 25 बी ऑप्शन, 30 सी ऑप्शन, 52 डी ऑप्शन है। इसको आपको जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 30%। 30% जो है वो केवल एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान अपने पूर्वानुभव के आधार पर करने का प्रयत्न करता है तो उसे कहा जाता है प्रकार्यात्मक स्थिरता, मानसिक विन्यास, अंतरण प्रभाव, पुष्टिकरण, पक्षपात। तो 42 के लिए जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी अंतरण प्रभाव। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अंतरण प्रभाव, ये इसका सही उत्तर है, अंतरण प्रभाव, ये इसका सही आंसर है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, प्रेक्षणों के समूह में x1, x2, xn का 50 से लिए गए हैं विचलनों का योग 10 है और 46 से लिए गए विचलनों का योग 70 है, तब प्रेक्षणों की संख्या क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी 20। तो प्रेक्षणों की संख्या कितनी होगी? 20। तो ऑप्शन सी 1 इज द राइट आंसर है। इसके बाद में आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में सूचना को जानबूझकर हेरफेर करना कहलाता है। अब जो संप्रेषण प्रक्रिया है, सूचना को जानबूझकर हेरफेर करना, वो कहलाता है निस्यंदन कहलाता है, दृढ़ता परकता कहलाता है, या फिर विचलन कहलाता है, या अमूर्तता कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए निस्यंदन। निस्यंदन इसका राइट आंसर होगा, निस्यंदन। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, पृथक रूप से संबंधित युग्म का चयन कीजिए। अब पृथक रूप से जो संबंधित है उसी युग्म का चयन करना है। तो अपराध दंड, अगर आप अपराध करेंगे तभी आपको दंड मिलेगा। इसके बाद में निर्णय वकालत, तो ये क्या है, आपको संबंधित युग्म का चयन करना है। तो निर्णय वकालत, उद्यम सफलता, व्यायाम स्वास्थ्य। तो जो संबंधित युग्म है वो होगा निर्णय वकालत, निर्णय और वकालत, ये इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 45 का होगा बी। इसके बाद में 46 को देखते हैं। निर्णय लेने का उद्देश्य होना चाहिए, सही विकल्प का निर्धारण, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का निर्धारण, जोखिम भरे विकल्प का निर्धारण, प्रबलित विकल्प का निर्धारण। तो इसका जो 46 का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सर्वश्रेष्ठ विकल्प का निर्धारण। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में ए उस कार्य को पूरा कर सकता है यदि वह प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्राप्त करता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 12, 15, 16, 18। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 47 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी 15। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 15, इसका राइट आंसर है 15 लोग। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 48, निम्नलिखित में से कौन सा किसी समस्या के समाधान हेतु चिंतन का तरीका नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सी ऐसी समस्या के समाधान हेतु जो चिंतन का तरीका नहीं, चिंतन का तरीका नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया कलन विधि, ऑप्शन बी दिया गया प्रयास एवं त्रुटि, ऑप्शन सी दिया गया स्वतः शोध, ऑप्शन डी दिया गया एनाग्राम्स।
तो इसका जो 48 होगा, 48 का आंसर होगा डी ऑप्शन, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी वन इज द राइट आंसर, एनाग्राम्स, ऑप्शन डी वन इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करके तीसरा शब्द प्राप्त कीजिए। इसको आपको तीसरा शब्द प्राप्त करना है, इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट करना है। तो सबसे पहला देखिए, क्वेसी हो गया, क्वीन हो गया, क्वालिटी हो गया, क्वेश्चन हो गया, क्वार्टर हो गया। इसके बाद में देखते हैं तीसरा शब्द कौन सा बन सकता है। तो तीसरा शब्द बनाने के लिए आपको जैसे यू, क्यू, यू सभी में कॉमन है, क्यू यू सभी में कॉमन है। अब हम क्या करेंगे, तीसरा लेटर देखेंगे। तो तीसरा लेटर आएगा, अब देखते हैं क्यू यू, इसमें ई आया है, इसमें ए आया है, तो क्या लेंगे क्यू यू। अब दोनों में देखते हैं, एक इसमें क्यू यू ए है और इसमें भी क्यू यू ए है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम फोर्थ नंबर का लेटर लेंगे। तो क्या होता है कि एल और आर में देखो, एल और आर, या तो ये पहले आएगा या फिर ये वाला नंबर 1 पर आएगा, लेकिन हमें नंबर 1 को छोड़कर नंबर 2 पे देखते हैं। अब ये अगर एक या ये यहाँ से क्या हो गया, दो हमारे वर्ड तैयार हो गए। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इनके बाद कौन सा वर्ड आएगा, तीसरे नंबर पर कौन सा वर्ड आएगा। तो तीसरे नंबर पर आएगा क्यू यू ए हो गए, तो क्यू यू, अब देखिए ई दिया गया है तो क्यू यू ई ही आएगा। तो इसके हिसाब से देखते हैं क्या होगा। अब देखते हो क्यू यू ई, ये आ गया, इसमें देखो क्यू यू ई आया है और इसमें भी क्यू यू ई आया है, लेकिन इसमें डबल ई आ गया, यहाँ से ई, यहाँ पे भी 3 आ गए क्यू यू ई। इसके बाद में ए दे दिया गया है, तो ए सबसे पहले आता, तो ये होगा तीसरा आंसर आपका, मतलब ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्यू सी, ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी वन इज़ द करेक्ट आंसर, 49 का होगा बी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारस्परिक लेन देन के रूप में संप्रेषण मॉडल के अनुसार लोगों के मध्य अंतःक्रिया है व्याख्यात्मक, अंतःक्रियात्मक, सामयिक, सहकालिक, अंतःक्रियात्मक। तो इसका जो 50 का होगा, 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सहकालिक, अंतःक्रियात्मक। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 51। संचार प्रभावी होगा यदि यह धीरे और स्पष्ट रूप से दिया जाएगा, उपयुक्त माध्यम के उपयोग से दिया जाए, प्रेषक द्वारा इच्छित रूप में प्राप्त किया जाए, तत्काल प्राप्त किया जाए। इसमें बताना संचार प्रभावी होगा कब होगा, जब ये 4 कंडीशन दी गई हैं, इनमें से एक बतानी कि आखिर संचार प्रभावित कब होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रेषक द्वारा इच्छित रूप में प्राप्त किया जाए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी वन इज द राइट आंसर। तो क्या है, प्रेषक द्वारा इच्छित रूप में प्राप्त किया जाए। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुणे का अर्थ भाग है तथा भाग का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा सही है, आपको सभी सॉल्व करके बताने हैं। तो सबसे पहले ए से स्टार्ट करो, तो ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो इसका जो 52 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो भी इसका ए ही बनेगा। आप जैसे अगर मान लो आप डी से स्टार्ट करते तो आपको चार के मतलब सॉल्यूशन निकालने पड़ते, लेकिन जब आपने ए से स्टार्ट किया तो केवल आपको ए का सॉल्यूशन निकालना पड़ा और आपको पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए वन इज़ द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिश FISH CLPK NOSE और रेशियो दिया गया और क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इसमें जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर सही शब्द चुनना है। तो 53 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, KRPH इज द राइट आंसर। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न सारणी 1000 कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन में वितरण को रुपए में प्रदर्शित करती है। 50 से कम 40, 50 से कम 40, 51 से 75 120, 76 से 100 200, 101 से 125 300, 126 से 150 150, 151 से 175 100। तो ये जो दिए गए हैं कुल टोटल 55 और इसके बाद में 35 इसका वो दिया गया है कर्मचारियों की संख्या। आप देखते हैं इसका जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन दिया गया है 125 से कम तथा 125 तक साप्ताहिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन देख लेते हैं। 81, 66, 34, 19। तो ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो 54 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 66, ऑप्शन बी वन इज़ द करेक्ट आंसर।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, किस राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1200 की धनराशि 2 वर्षों में 1348.32 रुपये हो जाएगी। तो 55 में आपको टिक लगाना है, तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वन इज द राइट आंसर, 6%। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, समान समूहों के सदस्यों के मध्य संप्रेषण है अधोगामी संप्रेषण, पार्श्विक संप्रेषण, इष्टतम संप्रेषण, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। तो जो 56 दिया गया है इसका राइट आंसर होगा पार्श्विक संप्रेषण। पार्श्विक संप्रेषण इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी वन इज द राइट आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 57 पे देखते हैं, निम्नलिखित रेखा चित्रों में त्रिभुज की गणना कीजिए तथा सही उत्तर बताइए। आपको त्रिभुज की गणना करनी है और सही उत्तर बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है, 4 ये बन रहा है, 5 ये बन रहा है, 6 ये बन रहा है। 6 तो आपके सीधे सीधे बन गए हैं, 6 जो त्रिभुज हैं वो आपके बिल्कुल सीधे सीधे बन गए हैं। इसके बाद में जब देख लेते हैं कि 57 का आखिर आंसर कौन सा सही होगा, तो इसका जो आंसर सही होगा 16 नंबर इसका सही होगा, ऑप्शन सी वन इज़ द राइट आंसर। मतलब तुम्हारे 16 मिनिमम 16 टैटूज़ हैं बॉडी में। इसके बाद में सॉरी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है, निम्नलिखित रेखा चित्र में त्रिभुजों की गणना कीजिए, सही उत्तर प्राप्त कीजिए। तो इसका जो त्रिभुजों की गणना करनी है तो त्रिभुजों की गणना होगी, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 16। तो 16 इसमें त्रिभुज हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, 1 से लेकर 100 तक की कितनी संख्याएं हैं जो न केवल 4 से पूर्णतः विभाजित हों बल्कि उनमें 4 का अंक भी हो। मतलब ऐसी संख्याएं बतानी हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित भी हों और उनमें 4 अंक भी हो। तो 4 अंक का मतलब है 4 का अंक, जैसे 4 डिजिट, अगर मान लो जैसे 40, तो 40 है वो 4 से विभाजित भी है और इसमें 4 भी है। ये 4 दिया गया ना, ये 4 भी है, तो ये 4 से विभाजित, तो एक संख्या तो ये हो गई। फिर इसके बाद में देखते हैं 24, एक संख्या ये भी है। इसके बाद में और कौन सी हो सकती है, ऐसे ही आपको बतानी कितनी संख्याएं हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 58 का जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ए ऑप्शन बनेगा 7 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 का अंक भी है और 4 से पूर्णतः विभाजित भी हैं। इसके बाद में जो 59 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में विभाजित करो कि जीतो रणनीति का एक संस्करण है। सादृश्यता, प्रयत्न एवं त्रुटि, साधन साध्य विश्लेषण, परिकल्पना परीक्षण। इसका जो 59 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वन इज़ द करेक्ट आंसर, साधन साध्य विश्लेषण इसका राइट आंसर है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, कोण B 90 डिग्री दिया गया है। व्यास AB वाला वृत्त AC को D पर प्रतिच्छेदित करता है। प्रतिच्छेदित का मतलब है 20 से काटना, विभाजित करना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मतलब इसी का आगे पढ़ेंगे। प्रतिच्छेदित करता है और वृत्त की D पर स्पर्श रेखा BC को E पर प्रतिच्छेदित करता है। अब EC बराबर होगा, अब बताना कि EC किसके बराबर होगा। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी दिया गया है 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा 60 का वो होगा 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा, C1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, x का न्यूनतम मान क्या होगा जिसके लिए संख्या 3 इंटू एक्स प्लस 63 प्लस 640 पूरी तरह 17 से विभाजित हो जाए। इसमें x का न्यूनतम मान बताना, मतलब सबसे कम मान बताना है जो इतना पूरा सॉल्व करने के बाद 17 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो 61 का डायरेक्ट आंसर करते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर होगा 61 का आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 इसका न्यूनतम मान है x का, वो होगा तो ये 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। समस्या समाधान प्रक्रिया अनिवार्य रूप से एक भ्रमण है, मानसिक स्थिरता के माध्यम से, अनुक्रिया स्थिरता के माध्यम से, समस्या परिक्षेत्र के माध्यम से, सक्रिय परिदृश्य के माध्यम से। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, समस्या परिक्षेत्र के माध्यम से। C1 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान क्रमशः होंगे। तो 63 क्वेश्चन चल रहा
रहा है। तो 63 क्वेश्चन को जो बंटन दिए गए हैं ये इस प्रकार से दिए गए हैं। 0 से 10 5, 10 से 20 x, 20 से 30 20, और 30 से 40 15, और 40 से 50 22, और 50 से 60 5। ये इसके आवंटन दिए गए हैं। इसमें बताना है जहाँ कुल बारंबारता 60 है। तो इसको देखते हैं, इसकी बारंबारता दी गई है 60। तो इसका जो राइट आंसर होगा 63 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 8,7। 8,7 इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, यदि किसी कूट भाषा में पेंट को 74,128 लिखा जाता है और एक्सेल को 93,596 से प्रदर्शित किया जाता है, तो कूट में एक्सेप्ट को कैसे लिखा जाएगा? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से देखते हैं, पहले ए को निकालते हैं। ए का कोड क्या होगा, यहाँ से निकालेंगे। ए का कोड होगा 4। तो देखेंगे 4 किस में आएगा, तो ये तो पहले में आ गया, तो यहीं से इसको ख़त्म करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। A1 इज़ द करेक्ट आंसर। ए इसका जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा इसका। देखिए, क्योंकि आपको कुछ ध्यान देना है कि इसमें आपको कुछ ऐसे सॉल्व करना है कि ज़्यादा टाइम ना लगे, ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन ना बनाओ किसी को। थोड़ा ऐसे सॉल्व करो, थोड़ा ट्रिक से सॉल्व करो, जिससे बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाए। जैसे कि इसमें क्या किया, पहले ए को ही देख लिया। ए किस में है, इसमें क्या सबसे, अगर आपको कोई ऑप्शन कट करने हो तो सबसे पहले आपको उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ऑप्शन कट कर पाएंगे। अब जैसे क्या हुआ कि ए का कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। तो यहाँ से देखा कि 4 किस में है, सी में नहीं है, ये कट हो गया। डी में नहीं है पहला लेटर 4, इसके बाद में बी में भी नहीं है, तो बचा क्या, एक बचा ए। तो यही इसका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7 खंबे पी क्यू आर एस टी यू तथा बी इस प्रकार से लगाए गए हैं कि अगले 2 खंभों के बीच की दूरी 1 मीटर कम होती जाती है। पहले 2 खंबे पी और क्यू के बीच की दूरी 10 मीटर है। पहले खंबे पी तथा अंतिम खंबे बी के बीच की दूरी आपको बतानी है कितनी है। खंबे लगाए गए हैं 10 और दोनों के बीच, खंभों के बीच की दूरी 1 मीटर कम होती जाती है। अब जैसे पहले और दूसरे के बीच की दूरी कितनी है, पी और क्यू के बीच की, जो पहला और दूसरे के बीच की दूरी है 10 मीटर। इसके बाद में अगर तीसरा लगाएंगे तो 1 मीटर कम हो जाएगी, फिर चौथा लगाएंगे फिर 1 मीटर कम हो जाएगी। तो जो 65 का बनेगा वो ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा, 45 मीटर। आप देख सकते हैं कि पहले 10 होगा, फिर 1 कम हो जाएगा 9 मीटर, फिर इसके बाद में 1 कम और हो जाएगा 8 बचेगा, फिर इसके बाद में 1 और कम हो जाएगा 7 बचेगा, फिर इसके बाद में 1 और कम हो जाएगा 6 बचेगा, इसके बाद में 1 और कम हो जाएगा 5 बचेगा। देखिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, 1 और कम हो जाएगा 4 बचेगा। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको जोड़ सकते हैं, 10 9 19, 19 8 कितने होते हैं, 27, 27 7 34, 34 6 40, 40 और 5 45। सॉरी, इस 4 नहीं होगा क्योंकि ये पूछा गया बी के बीच में पूछेगी दूरी। इसके बाद में कोई खंबा नहीं लगाना, इसके बाद में अगर कोई खंबा लगाएंगे तो 4 मीटर को और आगे करना पड़ेगा, तो 6 के बीच में निकालेंगे तो इसका बनेगा 45 मीटर, इसका सही आंसर बनेगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 66, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिभाषा यानी मतलब परा लैंग्वेज में सम्मिलित नहीं है? आवाज़ गुणवत्ता, मौखिक अंतःक्रिया, या वाक गति, या डी है स्वर मान। तो 66 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, मौखिक अंतःक्रिया। ये पराभाषा, परा लैंग्वेज में सम्मिलित नहीं है। बाकी ये सारे परा लैंग्वेज में सम्मिलित हैं, ये सभी पैरा लैंग्वेज में सम्मिलित हैं, लेकिन मौखिक अंतःक्रिया ये सम्मिलित नहीं है। इसके बाद में 67 की ओर देखते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर मैट्रिक्स को पूरा करेगा? तो 67 इसमें दिया गया 4C 2B 3A। अब देखते हैं इसमें क्या दिया गया, AB और C। यहाँ से देखते हैं BB और C, इस तरीके से दिया गया है। इसके बाद में ABC। अब इसमें क्या बन रहा है कि ये देखते हैं, सीधा सीधा यहाँ से देखते हैं, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 28B दिया गया है क्योंकि ये नीचे दिया गया है इसके लिए, तो 28B आ गया है। इसके बाद में देखते हैं क्या कि 15 का मल्टीप्लाई करेंगे A से, 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। ये क्या दिया गया है, B दिया गया है। अब हमारे जो इस तरीके की जो सीरीज बन रही है वो पहले आ गया CBA आ गया, फिर BCB आएगा, BCB आएगा क्योंकि यहाँ पर BBC आया था। इसके बाद में BAC आएगा, तो हमारा C वाला जो होगा तो C सभी में दिया गया है। अब जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना,
जितना नीचे और ऊपर का मल्टीप्लाई करके, तो मतलब 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, तो 10C बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, 10C इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में 68 की तरफ देखते हैं। हमारा 68 नंबर क्वेश्चन है, किसी घन के सभी फलकों को इस प्रकार से पेंट करने के लिए किन्हीं दो संलग्न फलकों के रंग समान ना हो, कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी? 1 2 3 6। तो जो 68 होगा, 68 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इसका सी ऑप्शन सही उत्तर होगा, 3 मतलब इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 है, निर्णय लेने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मानवीय तार्किकता सीमित है, कोई भी व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से अपने निर्णय लेने में सुधार कर सकता है। अब नीचे दिए गए कोटों में आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। इसका मतलब हुआ है कि मानवीय तार्किकता सीमित है। अगर आप मानव लोगों से तर्क करेंगे तो वो एक सीमित तरीके से सीमित रहेगी। इसके बाद में कोई भी व्यक्ति अपने अभ्यास के माध्यम से अपने निर्णय लेने में सुधार कर सकता है। अगर आपको किसी चीज़ का निर्णय लेना, तो आप अगर जब तक आपको अभ्यास नहीं होगा तब तक आप अपने निर्णय में सुधार नहीं ले सकते हैं। मतलब अगर कोई भी गलती एक बार हो गई है तो इससे आपको क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप हमेशा आगे से याद रखेंगे कि हमें ये गलती दोबारा नहीं करनी है, तो आप सही डिसीजन लेंगे। तो ये भी इसका सही आंसर हो गया। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी 1 इज द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी की संख्या नहीं है? इसमें बताना है कौन सी श्रेणी की संख्या नहीं है। तो इसमें देखते हैं, इसमें 1 का घन दिया गया, 2 का दिया गया, 3 का दिया गया, 4 का और फिर 5 का। इसके बाद में ये देखते हैं 512 ये भी घन होता है तो ये आगे श्रेणी में आएगा। इसके बाद में 729 ये भी घन होता है, ये भी श्रेणी में आएगा। 1000 ये भी घन होता है, ये भी श्रेणी में आएगा, ये भी किसी ना किसी का क्यूब होता है। इसके बाद में 256 एक ऐसी संख्या है, ये किसी का क्यूब नहीं होता, किसी का घन नहीं होता है, तो ये श्रेणी में नहीं आएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर बनेगा 70 का। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको सही क्रम में आपको लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आपका ललाट, 2 नंबर पे आएगा। सबसे पहले आपका सर आएगा, ऊपर ललाट आएगा, तो इसका 2 नंबर। अब देखते हैं 2 नंबर किस में दिया गया सबसे पहले। तो 2 नंबर केवल एक में ही दिया गया, बी वाले में, तो इसका बी आंसर है, वो राइट आंसर हो जाएगा। ललाट पहले आएगा, फिर उसके बाद में कान आएगा, कान के बाद में ठोड़ी आएगी, ठोड़ी के बाद में क्या आएगा? ये नंबर 1 पर आएगा, ये 2 पर आएगा, ये 3 पर आएगा, और ठोड़ी के बाद क्या आएगा? छाती आएगी, ये 4 पर आएगा, ये 5 पर आएगा, और ये 6 पर आएगा पैर। तो ये इसका सही उत्तर हो गया, सही क्रम हो गया। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 है तो 1 माइनस ए का होल क्यूब प्लस 1 माइनस बी का होल क्यूब प्लस 1 माइनस सी का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी, इसका मान बताना है कि क्या होगा। तो इसका मान क्या होगा? इसका ऑप्शन दिए गए हैं 27, 8, 1 और 0। तो 72 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी 0 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने की आधारभूत प्रविधि कौन सी है? संप्रेषण, अभिलेखन, इष्टतम विश्राम, लयबद्ध मूल्यांकन। तो 73 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, संप्रेषण। आप इनको जितने भी क्वेश्चन हैं जो साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं वो आप इनको एक बार ज़रूर गूगल सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जल्दी कहीं पर मिलते नहीं हैं। आप इसके बारे में आपको पूरी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तभी आप इसका सही आंसर लगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संप्रेषण, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, तो आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे क्या सही हो, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, किसी परीक्षा में
30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बंटन निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। तो 30 विद्यार्थी के जो दिए गए हैं उनका बंटन दिया गया है। 10 से 25 2 विद्यार्थियों की संख्या, 25 से 40 अंक प्राप्त किए 3 विद्यार्थियों ने, 40 से 55 7 विद्यार्थियों ने, 55 से 70 6 विद्यार्थियों ने, 70 से 85 6 विद्यार्थियों ने, 85 से 100 के बीच में 6 विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो बताना है, इन आंकड़ों का बहुलक बताना है। तो इन आंकड़ों का जो बहुलक होगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 52। 52 इसका राइट आंसर होगा। 52 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से असंगत को चुनें। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से असंगत को चुनें। तो ऑप्शन ए दिया गया 15 अगस्त, ऑप्शन बी दिया गया 26 नवंबर, ऑप्शन सी दिया गया 14 नवंबर, ऑप्शन डी दिया गया 26 नवंबर, अब 26 जनवरी सॉरी। तो इसमें क्या है कि सभी ने कुछ ना कुछ अलग से लगाया होगा, कोई ने इसमें क्या करना, ऑड को चुनना है, कोई विषम चीज़ को चुननी है। तो आपको बता दें कि 26 जनवरी ये नेशन पे डिपेंड करता है, अपने कंट्री पर डिपेंड करता है, नेशन के ऊपर ये बात की गई है। इसके बाद में 14 नवंबर, 14 नवंबर को भी छोड़ देते हैं। ये क्या होता है, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में 26 नवंबर, 26 नवंबर को क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था, ये भी नेशन पर डिपेंड करता है, नेशन की बात की गई है इसमें। और 15 अगस्त इसमें ये इंडिपेंडेंस बनाई जाती है, तो ये भी क्या है कि नेशन पर बात की गई है। अब देखो क्या हुआ है कि जो 3 डेट हैं वो कैसी, नेशन राष्ट्र के ऊपर बात की गई हैं, जिनमें राष्ट्र का वर्णन किया गया है। लेकिन जो एक डेट है 14 नवंबर, ये एक इंडिविजुअल है। बाल दिवस तो कोई इंडिविजुअल हो गया ना, इसमें बालकों के लिए मतलब छोटे छोटे बच्चों के लिए यह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर। तो ये कोई नेशन से बिलोंग नहीं करता, कोई राष्ट्र से बिलोंग नहीं करता है। हालांकि ये इंडिया में मनाया जाता है, लेकिन ये अपने जो टाइमलाइन है इंडियन टाइमलाइन के हिसाब से ये कोई इसमें बिलोंग नहीं करता है, जो नेशन टाइमलाइन है उसके हिसाब से बिलोंग नहीं करता है। तो मेरे हिसाब से क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो 14 नवंबर होगा। ये असंगत है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 14 नवंबर। ये एक ऑड है, ऑड डेट दी गई है। बाकी सभी ये नेशन से बिलोंग करती हैं, लेकिन ये वाली नेशन से बिलोंग नहीं करती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन 76। तो 76 क्वेश्चन है, यदि एक्स वाई जेड धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं, एक्स रेशियो वाई इक्वल 1:2 तथा एक्स रेशियो जेड इक्वल 3:5, तो निम्नलिखित में से कौन सा 5x - 3y + z का संभव मान होगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 196, सी इसका राइट आंसर बनेगा 196, 196 इसका राइट आंसर है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 77, अंतर्वैयक्तिक संघर्ष का सबसे अधिक उद्घृत स्रोत है संगठनात्मक मानक, कमजोर संप्रेषण, संरचनात्मक विन्यास, सामाजिक दबाव। तो 77 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, कमजोर संप्रेषण। ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आप इनके क्वेश्चन को गूगल पर जरूर सर्च कर लीजिएगा, इनकी डेफिनेशन को पढ़ लीजिएगा एक बार, बहुत ज़रूरी है, ये आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, संख्याओं के युग्म का चयन कीजिए जो अन्य से विविध हैं। इसमें संख्याओं के युग्म का चयन करना है जो अन्य से विविध हैं। तो इसके ऑप्शन दिए गए 14 12, 28 6, 34 6, 42 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 34 6, ये अन्य से विविध दी गई है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सूर्योदय के बाद एक सुबह मोहन और सोहन एक लॉन में एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं। मोहन की छाया उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है। सोहन का मुंह किस दिशा में होगा। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो 79 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। इसका डी आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण तरफ होगा सोहन का मुंह। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, समस्या पर निद्रा एक प्रकार है अमूर्तता का, संवेगात्मकता का, अस्थिरता का, उद्भवन का या निष्क्रियता का। जो 80 का ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सी, उद्भवन का इसका आंसर होगा। समस्या पर निद्रा एक प्रकार का उद्भवन है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, यदि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज हैं
तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि समद्विबाहु क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, जिसमें ए बी बराबर ए सी, जैसा कि बताया दो भुजाएं बराबर हैं तो ए बी बराबर ए सी दिया गया है। ई और एफ क्रमशः बी सी और ए सी ऐसे बिंदु हैं कि दोनों ए ई और समांतर हैं किसके, ए एफ के। यदि कोण बी ए एफ इक्वल 40 अंश, जो कोण ए दिया गया है, जो हमारा कोण ए मान लो ये है, तो कोण ए दिया गया है, ये दिया गया है 40 अंश, 40 अंश, तो कोण एफ ई सी किसके बराबर होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 20 के बराबर होगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, संचार के लिए चंद्रमा को एक उपग्रह के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, और इसका जो रीजन दिया गया है, चंद्रमा पृथ्वी के भूमध्य रेखीय सतह में गतिमान नहीं होता। अब अधोलिखित विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है, तो 82 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर बनेगा। दोनों ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए के स्पष्ट व्याख्या भी कर रहा है, तो ए इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आगे हैं। अगला क्वेश्चन है 83, प्रोफेशनल शब्द के अक्षरों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता है। अब देखते हैं पैसन, तो ये पैसन भी बनाया जा सकता है क्योंकि पी भी आ रही है, ए भी आ रहा है और डबल एस भी आ रहे हैं और आई ओ एन भी आ रहा है, आई ओ एस आई ओ एन भी आ रहा है, डबल एस आई ओ एन भी आ रहा है लगातार। इसके बाद में फाइनल देखते हैं, एफ आई एन ए एल, ये सभी आ रहे हैं तो ये भी बनाया जा सकता है। आप देखते हैं नॉर्मल, तो नॉर्मल में एन आ रहा है, ओ आ रहा है, आर आ रहा है, एम नहीं आ रहा है, तो ये इसका राइट आंसर होगा सी, ये शब्द नहीं बनाया जा सकता है। मतलब इसमें भी यही पूछा गया कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो वो शब्द होगा नॉर्मल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सक्षमता, संबंधता और स्वायत्तता की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किन कौशलों का एक प्रभावी भंडार आवश्यक है। आवृत्तिक कौशलों का, आक्रामक कौशलों का, परिशुद्धता कौशलों का, अंतर्वैयक्तिक कौशलों का। तो इसका जो 84 का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अंतर्वैयक्तिक कौशलों का। ये होना बहुत ज़रूरी है, प्रभावी भंडार होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, तो 85 में आप कथन और जो कथन दोनों को पढ़ लीजिएगा। मैं कूट में जाकर आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, इसका आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर क्या होगा। तो जो 85 है वो 85 होगा आंसर केवल 2 सही। मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी एक ही कंपनी से कोई भी चीज़ प्रोडक्ट बन रहा है तो आपको वो ज़्यादा दिन तक पसंद नहीं आएगा। मान लो वो अपने हिसाब से महंगाई को बढ़ाएगा, इन्फ्लेशन को बढ़ाता रहेगा या फिर कम करता है, वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट को बेचेगा, तो आपको लगेगा कि बिल्कुल कम, इससे काम नहीं चल रहा है। लेकिन यहीं जगह पे अगर मान लो एक कंपनी है वो प्रोडक्ट को बढ़ा के बेच रही है, 5 रुपये का बेच रही है वही प्रोडक्ट, तो दूसरी कंपनी आ गई है, तो दूसरी कंपनी ने क्या किया, उसको 4.5 मतलब 4.5 रुपये का बेचने लगी। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग ए हैं तो क्या करेंगे, पहली कंपनी के पास ना जाकर दूसरी कंपनी के पास जाएंगे। मतलब आप चुनाव करेंगे, इलेक्ट करेंगे कि मुझे दूसरी कंपनी से लेना है कि पहली कंपनी से लेना है। जहां आपको सही लगेगा वो आप वहीं से लेंगे। तो आपका यही हो गया कि आप इसमें चुनाव करेंगे। मतलब व्यक्तियों को यातायात व्यवस्था के मध्य व्यापक चुनाव उपलब्ध होना चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, समस्या समाधान में सादृश्यता का उपयोग दर्शाता है। तकनीकी अनुप्रयोग जिनका उपयोग पिछली सामान्य परिस्थितियों में किया गया था। प्रतिबद्धता की वृद्धि का महत्व समझाना या तकनीकी की अनिश्चितता। इसके बाद में 86 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वायुयान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से उड़ा और इसे 1500 किलोमीटर दूरी अपने गंतव्य पर समय से पहुंचने के लिए अपनी निर्धारित गति को 250 किलोमीटर पर आवर बढ़ाना पड़ता है। निर्धारित गति है तो निर्धारित गति कितनी होगी, जब वो 250 किलोमीटर प्रति घंटा वो स्पीड बढ़ाएगा तो उसके उस समय निर्धारित गति कितनी होगी। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 87 का होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 750 किलोमीटर पर आवर, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 88 में दिया गया किस विकल्प का अनुसरण किया जाता है। कुछ फल फूल हैं, तो ये मैंने पहले भी कराया, मैं केवल इसका आंसर बता दे रहा हूँ। तो 88 में जो होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। केवल 2 और 4 अनुसरित होते हैं
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संगठनों में अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो 89 दिया गया है। 89 में देखते हैं, एक प्रभावी संप्रेषण सदैव दक्ष नहीं होता है। तो ये इसके बाद में इसका राइट आंसर यही होगा, केवल 2 इसका राइट आंसर होगा, केवल 2 सही है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि टैलेंट को कूट में XEPIRX हो तो आप सर्च को कूट में कैसे लिखेंगे। तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, WIEVGL, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। प्रभावी समस्या समाधान का इष्टतम ढंग विशिष्टता एवं प्रक्रमण को संतुलित करना, पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक चिंतन को संतुलित करना, आत्म केंद्रित एवं अभिनीतियों को संतुलित करना, अभिधारणा एवं अनुमति को संतुलित करना। तो जो 91 का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, अभिधारणा एवं अनुमति को संतुलित करना। इसके बाद में अगले क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वृत्ताकार मार्ग की बाहरी तथा भीतरी परिमापों का अनुपात 23:22 हो तथा मार्ग 5 मीटर चौड़ा हो तो आंतरिक वृत्त का व्यास होगा 55 मीटर, 110 मीटर, 220 मीटर या 230 मीटर। तो 92 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, 220 मीटर। अगर एक वृत्ताकार मार्ग है, उसकी बाहरी तथा भीतरी परिमापों का अनुपात होगा वो 23:22 होगा, 23:22 होगा। इसके बाद में क्या कहा गया कि तथा मार्ग 5 मीटर चौड़ा हो। अगर वो 5 मीटर इसकी चौड़ाई की बात कर दी गई, इसकी 5 मीटर चौड़ा भी हो तो आंतरिक वृत्त का व्यास कितना होगा, वो होगा इसका आंसर 220 मीटर। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। ड्यूमा का संबंध रूस से है, उसी प्रकार जिस प्रकार स्योरा का संबंध किससे होगा। तो स्योरा का संबंध है अफगानिस्तान से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सोरा का संबंध है अफगानिस्तान से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 94 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिरूप अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की गत्यात्मकता पर बल देता है। रेखीय प्रतिरूप, अंतःक्रियात्मक प्रतिरूप, समव्यवहार प्रतिरूप या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो 94 होगा वो होगा ऑप्शन अंतःक्रियात्मक प्रतिरूप। अंतःक्रियात्मक प्रतिरूप इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सोनिया ने एक वस्तु 16% लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता और 8 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 25% लाभ मिलता। वस्तु का क्रय मूल्य था, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है। तो इसके लिए जो 95 होगा उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 200 रुपये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 200 रुपये। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। समस्या समाधान में वर्तमान जानकारी को रूपांतरित किया जाता है। मानसिक चित्त प्रकृति, मानसिक पृष्ठभूमि, बाह्य मानसिक प्रतिनिधित्व में, आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व में। तो इसका जो 96 होगा उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या का ज्ञात करना है। गलत संख्या बतानी कि ये जो सीरीज दी गई इसमें गलत संख्या कौन सी होगी। तो देखते हैं 7 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो 2 का क्यू होता है इसका होता है 8, मतलब 8 - 1 तो क्या हो गया 7। इसके बाद में 63। 4 का क्यू कितना होता है, 4 का क्यू होता है 64, 64 - 1। इसके बाद में 24 देखिए 124। तो 5 का होता है 125, 125 - 1, मतलब सभी में दिया गया है, सभी में के क्यूब से एक एक माइनस हो रहा है। लेकिन 63 जो ये दिया गया 63 नहीं, ये 28 दिया गया है, जो 28 दिया गया है, ये एक माइनस नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। 3 का क्यूब होता है 27 और 27 से एक माइनस करेंगे तो 26 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितना दिया है 28 दिया गया, मतलब क्या है माइनस नहीं किया गया है। 27 + 1 बराबर 28, मतलब एक प्लस किया गया, ऐड किया गया, माइनस नहीं किया गया। बल्कि सीरीज के अनुसार में हमें क्या करना चाहिए, माइनस को करना चाहिए। इसीलिए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी 28। ये गलत संख्या है सीरीज में 28, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक समस्या समाधान संबंधित है अभिसारी चिंतन से, समूह सोच से, सक्रिय श्रावण से, अपसारी चिंतन से। तो जो 98 का सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, अपसारी चिंतन से। अपसारी चिंतन से सृजनात्मक समस्या समाधान संबंधित है। इसके बाद में विवाद सदैव समाहित करता है। अगर किसी में विवाद है तो वो कैसे समाहित करता है,
उसको मतभेद को समाहित करता है, मतभेद को समाहित करता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है सीसेट का। व्यक्ति के कार्य समय का लगभग कितने प्रतिशत भाग अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में व्यस्त रहता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 80 से 90%। और अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे वीडियो की आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सभी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इसके साथ ही साथ मैंने कुछ अपने चैनल पर कुछ इंपॉर्टेंट MCQs सेट करा के रखे हैं। उनमें से काफ़ी क्वेश्चन फंसे हुए थे। जो UPPCS का प्री पेपर फर्स्ट आया था उसमें काफ़ी क्वेश्चन फंस गए थे सेम टू सेम। तो आप उन MCQs क्वेश्चन को ज़रूर देखें एक बार। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।